दोस्तों नमस्कार। वीके नॉलेज इलेक्ट्रिकल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों एनसीएल के एग्ज़ाम की दृष्टि से स्पेशल इलेक्ट्रिशियन थ्योरी के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेकर हम एक बार फिर उपस्थित हैं। आज की इस वीडियो में इलेक्ट्रिशियन थ्योरी के महत्वपूर्ण 25 क्वेश्चन रहेंगे। सभी क्वेश्चन का आपको कारण सहित उत्तर बताएंगे। क्वेश्चन को लास्ट तक ज़रूर देखना। क्वेश्चन पसंद आ जाए तो वीडियो को लाइक कर देना, अपने फ्रेंड्स को आगे शेयर ज़रूर कर देना। आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। दोस्तों वैसे ये हमारा पेड टेस्ट सीरीज़ है जिसका टेस्ट नंबर 56 है। यदि आपने टेस्ट दिया है तो आंसर मिलान कर लीजिए कौन सा आपका गलत हुआ और उसका सही उत्तर क्या है। यदि आप टेस्ट सीरीज ज्वाइन करना चाहते हैं तो चैनल में सब्सक्राइब के पास ज्वाइन का ऑप्शन आपको मिलेगा, वहाँ से ज्वाइन आप इसको कर सकते हैं। दोस्तों क्वेश्चन हिंदी और इंग्लिश दोनों में है तो आप इजीली क्वेश्चन को भी समझ पाएंगे। सवाल नंबर 1 है आज का हमारा कि निम्न में से किस आधार वाली संख्या प्रणाली में 1, 2, 3 एक वैलिड नंबर नहीं है। दोस्तों आधार को इंग्लिश में बेस या संख्या प्रणालियों में हम रेडिक्स भी बोलते हैं। जैसा कि हम सभी जानते हैं संख्या प्रणाली 4 तरह की होती है: हेक्साडेसिमल, डेसिमल, ऑक्टल और बाइनरी। हेक्साडेसिमल का आधार होता है 16, डेसिमल का 10, ऑक्टल का 8 और बाइनरी का 2। हेक्साडेसिमल में 0 से 9 और A से F तक हम यूज करते हैं। वहीं डेसिमल में 0 से 9 तक, ऑक्टल में 0 से 7 तक और बेस में 1 और 2 बाइनरी में 1 और 2 यानी सिर्फ 2 ही अंकों का उपयोग करते हैं। तो आप देखिए 1, 2 सब में आएगा लेकिन 1, 2, 3 जो है ये बाइनरी में नहीं आएगा। ठीक है, क्योंकि बाइनरी के लिए जो संख्या प्रणाली रहती वो 0 और 1 तक ही सीमित है दोस्तों। तो 2 और 3 का बाइनरी में कोई महत्व नहीं है, इसलिए बाइनरी के लिए ये वैध संख्या नहीं हो सकती। अगला हमारा सवाल है निम्नलिखित सर्किट ब्रेकर में से सबसे कम वोल्टेज रेंज किसकी है। दोस्तों सबसे कम वोल्टेज रेंज का होता है ACB। पूरा नाम एयर सर्किट ब्रेकर होता है लेकिन कुछ जगह इसको एयर ब्रेक सर्किट ब्रेकर भी लिखा जाता है। यानी यहाँ पर जो आर्क क्विंचिंग मीडिया यानी आर्क शमन का माध्यम जो है वो प्राकृतिक वायु होती है। एयर ब्लास्ट में कंप्रेस्ड एयर होती है, ऑयल में ऑयल और SF6 में सल्फर हेक्साफ्लोराइड गैस होती है। कंपेरेटिवली इन सभी की हाई वोल्टेज रेंज होती है जबकि ACB की सबसे कम। सामान्यतः 660 वोल्ट तक अपन इसको काम में लेते हैं, इससे ऊपर नहीं। अगला हमारा सवाल है निम्न में से एक ऑटोमोबाइल बैटरी के लिए मेन भार वहन कब होता है। यानी ऑटोमोबाइल बैटरी में सबसे ज़्यादा लोड कब आता है। दोस्तों सबसे ज़्यादा लोड आता है जब अपन उसको स्टार्ट करते हैं व्हीकल को, ड्यूरिंग स्टार्टिंग, और ये कहलाता है सेल्फ स्टार्टर। यानी जब हम उसको सेल्फ स्टार्ट करते हैं ना स्टार्टिंग के समय, उस दौरान सबसे ज़्यादा बैटरी में करंट फ्लो होता है। ब्रेक लाइट, पार्किंग लाइट, स्पार्क प्लग, इन तीनों में कंपेरेटिवली इतना करंट फ्लो नहीं होता। नो डाउट ए ऑप्शन रहेगा, सेल्फ स्टार्ट रहेगा। अगला हमारा सवाल है कि निम्न में से किस युक्ति में 2 गेट टर्मिनल होते हैं। दोस्तों IGFET इंसुलेटेड गेट फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर है, इसमें एक गेट होता है। JFET में भी एक गेट होता है लेकिन SCS सिलिकॉन कंट्रोल्ड स्विच, इसमें 2 गेट होते हैं। क्वेश्चन का आंसर अपना सी रहेगा SCS सिलिकॉन कंट्रोल्ड स्विच। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है एक DC कंपाउंड मोटर में फील्ड में रेगुलेटर क्यों प्रदान किया जाता है। दोस्तों फील्ड में रियोस्टेट लगाना या रेगुलेटर लगाना हम सब जानते हैं कि फील्ड फ्लक्स को कंट्रोल करेगा। जैसे कि फील्ड फ्लक्स कंट्रोल होने से मोटर की स्पीड कंट्रोल हो जाए, क्योंकि DC मोटर का स्पीड और फील्ड फ्लक्स एक दूसरे के व्युत्क्रमानुपाती होते हैं। फील्ड के रेगुलेट करके हम फ्लक्स को कंट्रोल करते हैं जिससे मोटर की स्पीड कंट्रोल हो जाती है। अगला हमारा सवाल है कि निम्न में से किस में कार्बन के इलेक्ट्रोड का उपयोग नहीं होता है। देखो GLS लैंप जो होते हैं ना, इंग्लिश में इनको बोलते हैं जनरल लाइटिंग सर्विस,
और दूसरा नाम होता है इनकेंडिसेंट लैंप। हिंदी में हम इनको उद्दीप्त लैंप बोलते हैं। तो दोस्तों उद्दीप्त लैंप में टंगस्टन का फिलामेंट होता है, वहाँ कोई कार्बन नहीं होता। तो जो ड्राई सेल है इसमें होता है, सिनेमा प्रोजेक्टर में आर्क लैंप है, और विद्युत आर्क भट्टी जो होती है उसमें भी इलेक्ट्रोड होते हैं कार्बन के। बी ऑप्शन रहेगा जनरल लाइटनिंग सर्विसेज। अगला हमारा क्वेश्चन है कि डायक में कितने पीएन जंक्शन होते हैं। दोस्तों डायक में 2 जंक्शन होते हैं, 2 ही टर्मिनल होते हैं, 3 परत होती है, PNP या NPN। BJT से डिफरेंस इसका कैसा है कि BJT का बेस क्षेत्र और इनकी जो डोपिंग होती है वो अलग अलग होती है, जबकि डायक में तीनों परतों की एक समान डोपिंग होती है। इतना ही डिफरेंस है। अगला हमारा सवाल है 5 सीरीज प्रतिरोधक की एक माला, यानी 5 प्रतिरोध थे सीरीज में जुड़े हुए थे। हमने इस संयोजन को 6 वोल्ट की बैटरी के साथ जोड़ दिया। R3 को छोड़ करके सभी पर वोल्टेज 0 है, तो उस R3 में वोल्टेज का मान कितना होगा। दोस्तों मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल देना चाहूँगा, ध्यान से समझिएगा। मान लीजिए ये वो R3 है और बाकी ये अपने 5 और हैं। याद रखना दोस्तों सीरीज में क्या होता है कि यदि एक ओपन हो जाता है तो कोई भी वर्क नहीं करेगा। ये R3 अपना ओपन है, इसलिए 1, 2, 4 और 5 पर वोल्टेज 0 0 आती है। लेकिन ये याद रखना कि ओपन प्रतिरोधक के सिरों पर सदैव सप्लाई के बराबर वोल्टेज होती है, क्योंकि मान लीजिए ये पॉजिटिव है तो यहाँ से पॉजिटिव इसके ऊपर आया, यहाँ से नेगेटिव यहाँ तक आया, वर्क ये चारों पांचों कोई भी नहीं करेंगे, इसलिए यहाँ पर पूरी वोल्टेज होगी। यानी याद रखें ओपन प्रतिरोधक के सिरों पर सदैव सप्लाई के बराबर वोल्टेज होता है। बी ऑप्शन रहेगा, R3 पर 6 वोल्टेज है। अगला हमारा सवाल है कि इन्वर्टर कौन सा है निम्न में से गेट। दोस्तों इन्वर्टर होता है ना, वो करता है विपरीत, यानी अपोजिट देता है। वो अपोजिट का मतलब वैसे वो DC को AC करता है, इसलिए इन्वर्टर नाम दिया था। तो जो गेट इनपुट का जस्ट अपोजिट आउटपुट देता है उसको इन्वर्टर बोलते हैं। इन्वर्टर गेट की श्रेणी में आता है नॉट गेट। क्वेश्चन का आंसर अपना ए रहेगा, नॉट गेट करेंगे, जबकि और गेट, एंड गेट ये उसकी श्रेणी में नहीं आएंगे। अगला हमारा सवाल, निम्न में से किस इंडक्टर में न्यूनतम एडी करंट होगा। देखो एडी करंट जो है वो एक प्रकार का आयरन लॉस है, ठीक है। लोहे हानि होता है, लोहे हानि वहाँ न्यूनतम होगी जहाँ लोहा है ही नहीं, जैसे एयर कोर इंडक्टर। अब इसमें किसी प्रकार की लोहे कोर हमने काम में नहीं ली, तो इसमें ना तो हिस्टैरिसीस हानि होगी ना एडी करंट होगी। कंपेरेटिवली वैसे अगर इन तीनों की तुलना करें तो फिर लेमिनेटेड आयरन कोर में कम होगी, आयरन कोर और पाउडर्ड आयरन में अधिक होगा। लेकिन अभी तो हमारा ऑप्शन ए रहेगा, एयर कोर इंडक्टर, क्योंकि वायु की कोर है, लोहा है ही नहीं, तो फिर एडी करंट होगा कैसे। अगला हमारा सवाल है, कॉन्स्टेंटन किसकी मिश्र धातु है। ये कॉपर और निकिल की मिश्र धातु है। अच्छा क्वेश्चन है साथियों, याद रखना, हर एक कंपटीशन एग्ज़ाम में इसके क्वेश्चन आ जाते हैं। डी ऑप्शन की ओर हमें जाना है। अगला हमारा सवाल है कि सल्फेशन दोष का परिणाम ये होता है कि इससे सेल का आंतरिक प्रतिरोध बढ़ जाता है, सेल अधिक वोल्टेज ड्रॉप करवाने लग जाता है, सेल की दक्षता कम हो जाती है। यानी जब सल्फेशन दोष आएगा तो आंतरिक प्रतिरोध बढ़ेगा सेल का। इसके निवारण के लिए ट्रिकल चार्जिंग का यूज करते हैं हम। अगला सवाल है कि एक रिले के लिए एक्चुएटिंग क्वांटिटी कौन सी होती है, यानी रिले किस पर ऑपरेट हो सकता है। दोस्तों रिले हर एक फंक्शन को लेकर ऑपरेट हो सकते हैं। फ्रीक्वेंसी से भी प्रचालित हो सकते हैं, मैग्नीट्यूड से हो सकते हैं, फेज एंगल से हो सकते हैं, वो वाइब्रेशन से हो सकते हैं, वो टेम्परेचर से हो सकते हैं, वो मॉइस्चर से हो सकते हैं, करंट से हो सकते हैं, वोल्टेज से हो सकते हैं। रिले अलग अलग तरह के आते हैं दोस्तों, ध्यान रखना। रिले मैकेनिकल ऑपरेशन वाले भी होते हैं। डी ऑप्शन रहेगा। अगला सवाल है कि 12/5 किस है, 1200/5 किसका विवरण हो सकता है। दोस्तों सेकेंडरी साइड में 5 लिखा हुआ होना, ये CT का होता है, ध्यान रखना। करंट ट्रांसफार्मर जो होता है ना, जैसे 500/5, 75/5, ये इसका मतलब होता है CT का रेशियो है, ये 500 एम्पियर को 5 एम्पियर कन्वर्ट करने जा रही है। यदि PT रेशियो की मैं बात करूं तो PT की सेकेंडरी साइड में 110 होगा, जैसे 11 किलोवोल्ट / 110 वोल्ट।
बस बार करंट वोल्टेज फ्रिक्वेंसी सबके अकॉर्डिंग रेटेड होती है, एक सिंगल रेटिंग होगी, फ्यूज केवल एम्पियर में होता है। अगला हमारा सवाल, निम्न में से किस युक्ति में गेट नाम का कोई सिरा होता ही नहीं है। देखो डायोड में केवल 2 टर्मिनल होते हैं और उनको हम एनोड 1 और एनोड 2 बोल सकते हैं, या फिर मेन टर्मिनल 1 और मेन टर्मिनल 2 बोल सकते हैं। एससीआर में एनोड, कैथोड और गेट। एफईटी में ड्रेन, गेट और सोर्स। ट्राइक में मेन टर्मिनल 1, मेन टर्मिनल 2 और गेट, यानी बाकी 3 में है, जबकि डायोड में गेट नाम का कोई टर्मिनल नहीं होता है। अगला हमारा सवाल, निम्न में से किस में कोई पीएन जंक्शन नहीं होता है। देखो इस तरह के क्वेश्चन जब आ जाए ना, तो आप अपनी तरफ से सोच करके देख लिया करो। जैसे यूजेटी हम सब जानते हैं, इसमें एक जंक्शन होता है। जिनर डायोड और फोटो डायोड में भी एक एक जंक्शन होता है, क्योंकि ये पी और एन प्रकार के सेमीकंडक्टर से बनते हैं। जबकि शॉटकी डायोड में कोई पीएन जंक्शन नहीं होता है। क्यों? क्योंकि ये एक तरह के मेटल रेक्टिफायर का ही मॉडिफाइड रूप है, जिसमें एक और मेटल होता है, दूसरी ओर एन प्रकार की परत होती है, तो पी तो आया ही नहीं ना। शॉटकी डायोड में कोई पीएन जंक्शन नहीं होता है। दोस्तों इसकी डिटेल से क्लास हमने लगाई हुई है, आप इलेक्ट्रॉनिक्स की प्लेलिस्ट में जाकर इसको देख सकते हैं। अगला हमारा सवाल है कि जब JFET जंक्शन फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर करंट को कंट्रोल करने में सक्षम नहीं है, तो इस बिंदु को ब्रेक डाउन पॉइंट कहा जाता है। ए ऑप्शन अपना रहेगा। जब वो करंट कंट्रोल को नहीं कर पा रही तो ब्रेक डाउन हो जाती है, उसके बाद में धारा अनियंत्रित हो जाती है और वो बाहरी लोड प्रतिरोध के द्वारा निर्धारित की जाती है। अगला सवाल, निम्न में से कौन सा एक कठोर सोल्डर का प्रकार है। कॉपर जिंक जो है वो कठोर सोल्डर है, जबकि टिन लेड सिल्वर ये दोनों सॉफ्ट सोल्डर यानी नरम सोल्डर के प्रकार है। अगला हमारा सवाल, परिपथ घटक का कौन सा एलिमेंट धारा के परिवर्तनों का विरोध करता है। दोस्तों करंट परिवर्तन का विरोध करता है इंडक्टेंस, वोल्टेज परिवर्तनों का विरोध करता है कैपेसिटेंस, धारा के प्रवाह का विरोध करता है रेजिस्टेंस। अगला हमारा सवाल, एक कॉइल का पावर फैक्टर ज्ञात कीजिए जिसका रेजिस्टेंस 24 ओम है, 240 वोल्ट सप्लाई पर वो 5 एम्पियर का करंट लेता है। देखो दोस्तों 240 वोल्ट और 5 एम्पियर की धारा, ये जो आप आंसर निकालेंगे ना, ये आएगा जेड, इम्पीडेंस बोलते हैं इसको, और ये आएगा 48 ओम। देखो जेड आ गया और आर दे ही रखा है, तो कोस फाई बराबर क्या करना है, आर अपॉन जेड करना है, 24/48 0.5 पावर फैक्टर की वैल्यू आ जाएगी। क्वेश्चन का आंसर अपना बी रहेगा। अगला हमारा सवाल है कि जब सीरीज RLC परिपथ रेजोनेंट हो जाता है तो निम्न में से कौन सा घटित होगा। दोस्तों रेजोनेंस का मतलब होता है कि XL और XC बराबर होना। परिपथ सीरीज है तो करंट उसका ऑलरेडी बराबर है ही, IL और IC पहले से बराबर है ही। जब धारा बराबर हो गया, प्रतिघात बराबर हो गया, तो वोल्टेज ड्रॉप भी दोनों का बराबर होता है। डी ऑप्शन आएगा। अब एक चीज़ और ध्यान रखना, सीरीज RLC हो या समांतर RLC हो, जब परिपथ रेजोनेंट होगा तो ये तीनों बराबर ही होंगे, हमेशा ये ध्यान रखना दोस्तों, चाहे सीरीज हो या पैरेलल सर्किट हो, क्योंकि सीरीज और पैरेलल में करंट और वोल्टेज में से एक क्वांटिटी सेम होती है और XL XC जब बराबर हो जाएगा तो दूसरी क्वांटिटी ऑटोमेटिक सेम आती है फिर, इसलिए ऑल अबोव का ऑप्शन रहेगा, सीरीज पैरेलल का कोई मतलब नहीं है। अगला हमारा सवाल है कि निम्न में से किसका प्रतिरोध ताप गुणांक 0 होता है। देखो आप धातुओं को चूज करके भी कर सकते हैं, जैसा कि हम जानते हैं एल्यूमिनियम है तो इसका PTC होता है, कार्बन और पोर्सिलिन जो है इनका NTC होता है, तो फिर जीरो के लिए कौन बचा, मैंगनीज नाम की धातु आती है। ऐसे कॉन्स्टेंट भी आता है, 2-3 धातुएं होती है। प्रतिरोध ताप गुणांक 0 का मतलब है कि इनका प्रतिरोध ताप से कभी प्रभावित नहीं होता है, यानी ताप में कितना ही परिवर्तन क्यों ना हो, इनके प्रतिरोध मान में न के बराबर परिवर्तन होता है। अगला हमारा सवाल, निम्न में से किस प्रकार के तांबे में सबसे अच्छी चालकता होती है। दोस्तों ये क्वेश्चन मैं पहले भी करवा चुका था। वैसे प्योर एनिल्ड कॉपर जो शुद्ध तांबा होता है उसमें सबसे अच्छी चालकता मानी जाती है, बी ऑप्शन रहेगा, प्योर एनिल्ड कॉपर बोलते हैं इसको। अगला हमारा सवाल, 3 फेज परिपथ की शक्ति मापन में 2 वाटमीटर विधि में दोनों वाटमीटर एक समान रीडिंग देते हैं तो परिपथ का पावर फैक्टर कैसा होगा। जब परिपथ का पावर फैक्टर इकाई होता है तो दोनों वाटमीटर की रीडिंग बराबर होती है
और पॉजिटिव होती है। जब पावर फैक्टर 0 हो तो दोनों की रीडिंग 0 होती है। जब पावर फैक्टर 0.5 हो तो एक की रीडिंग टोटल शक्ति के बराबर, जबकि दूसरे की रीडिंग 0 होती है। अगला हमारा सवाल, निम्न में से कौन सा कैपेसिटर पोलराइज्ड है, यानी जिसमें ध्रुवता निर्धारित की जाती है। इलेक्ट्रोलाइटिक कैपेसिटर होता है, इसमें ध्रुवता होती है और इसे ध्रुवता के अनुसार ही संयोजित किया जाना चाहिए। बस दोस्तों, ये थे आज के 25 क्वेश्चन पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, आगे अपने फ्रेंड्स को भी शेयर ज़रूर कर दें। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।